We are in Panbadi. This is a small village in the block Mainaguri in the district of Jalpaiguri. We just landed here in the morning at Bagdogra airport, and we were actually on our way to Siliguri because we're going to be doing a bunch of stories from here over the next 5 days. But we found out that there's someone from TMC who's going to be doing a Jan Sabha here today. Someone very young, someone pretty popular with the youth here, and it's that guy actually there on the on the poster, Devanshu Bhattacharya, who's a 25-year-old civil engineer by profession, but he's a spokesperson for the AITC, and he is the one who came up with the Khela Hobbies song, which is really popular here. It's I mean, you have to be in West Bengal to understand how popular it is, how it's invigorated the cadre of the TMC, how it's really got everyone going this election from the TMC especially. So we're going to be meeting him after this Jan Sabha. We thought we'll catch up with him, talk to him about the song, talk to him about his duties as a spokesperson, and a lot of other stuff about TMC. So stay tuned. নরেন্দ্র মোদি ভাবছেন রাহুল গান্ধীকে হারায়া দিছি, মনমোহন সিং রে হারায়া দিছি, অখিলেশ রে হারায়া দিছি, তেজস্বী রে হারায়া দিছি, সব কটা বেটা ছেলেরে হারায়া দিছি। আর মমতা তো একজন মহিলা, ওরে হারাতে কতক্ষণ লাগলো? এটা নরেন্দ্র মোদি ভাবছে। কিন্তু একটু মনে করে দেখুন মায়েরা, এই একই ভাবনা মহিষাসুর ভেবেছিল। বাইরে থেকে বর্গি আসে নিয়ম করে প্রতি মাসে, আমিও আছি তুমিও রবে বন্ধু, এবার খেলা হবে। তৃণমূলের ভাঙিয়ে নেতা নয় তো সহজ ভোটে জেতা, দিদির ছবি সরবে যাবে বন্ধু, সেদিন খেলা হবে। গ্রামে গ্রামে খেলা হবে, এই শহর জুড়ে খেলা হবে, এই জলপাইগুড়িতে খেলা হবে, এই নন্দীগ্রামে খেলা হবে, এই রায়গঞ্জের খেলা হবে, এই বেঈমান খেলা হবে, এই সবুজ আবির খেলা হবে। খেলা হবে না? খেলা হবে, দুয়ার তুলে খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। যা স্লোগান দিয়েছেন, অমিত শাহের মাথায় ছিল 7-8টা চুল, 21 সালে সেখান দিয়েও গজাবে জোড়া ফুল। ভালো থাকুন। कि देवांशु, एक दिन में कितनी रैलीज कर रहे हो आप? एवरेज तो 4-5 हो रहा है। 4-5 और एक शो 1-2 घंटे का रोड शो भी उनमें इंक्लूडेड है, तो ये तो हो रहा है। तो कितने बजे सुबह उठते हो और कितने बजे शाम को फ्री हो रहे हो? देखिए, जब घर से तो जाना पड़ता है, दूर दूर में पड़ता है, एक ज़िले के छोड़कर दूसरा ज़िला, तो कभी कभी ऐसा भी होता है सुबह 5:30-6 बजे उठकर 10 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो 10, 12, 1, 2, 4, 5 फिर वापस आते आते रात 11-12 बज जाते हैं। तो ऐसा तो अभी हो रहा है। तो टीएमसी आपको निचोड़ रही है अच्छी तरह से? नहीं, टीएमसी नहीं निचोड़ रहा है। एक्चुअली ये मुझे मज़ा आ रहा है करने में, क्योंकि पॉलिटिक्स तो पैशन है ना। तो जैसे मान लीजिए हाई सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी परीक्षा से पहले हम लोगों का सबका ऐसा हालत होता था आफ्टर टेस्ट, वो जो 2-3 महीने होता है ना, तो अभी वही हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये एक बड़ा परीक्षा है। तो उसके पहले ये तो थोड़ा उस टाइप का ही सिचुएशन है, थोड़ा दिन रात एक करके, जैसे पढ़ाई करना पड़ता था, अभी दिन रात एक करके कैंपेन करना पड़ रहा है, तो परिश्रम का फल मीठा होता है। अच्छा, सो यू सेड पॉलिटिक्स पैशन है, और मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने ये भी बोला था कि मैं 8th स्टैंडर्ड से बिल्कुल ऑब्सेस्ड हूँ ममता दी के लिए, फ़ैन हूँ उनका। तो ये ऑब्सेशन थोड़ा एक्सप्लेन करिए हमको। नहीं जी, देखिए, पहली तो बात है, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मेरा परिवार का कोई भी इंसान पॉलिटिक्स के साथ किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है, और सबसे बड़ी बात है अपॉलिटिकल है। तो ऐसे स्कूल में जब जाते थे तब क्लास 8 2008 IPL भी स्टार्ट हुआ था, तो हम देखते थे कि हमारा दोस्त लोग जो है सब पेपर कटिंग से महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली और शाहरुख खान ईडन में हाथ हिला रहे हैं, ये सब फोटोज कटिंग करते थे। मैं उन लोगों से पॉलिटिकल पेज मांगता था। उधर से जो दीदी का फोटो है, वो नंदीग्राम का मूवमेंट। क्यों पर मतलब दीदी से क्या फैसिनेशन, वो भी 8th स्टैंडर्ड? देखिए, वही मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि एक दिन मेरा पापा शायद टीवी देख रहे थे कि मैं देख रहा था, तो मैंने देखा एक औरत एक ताज होटल की बंगाल में है ना, जो ग्रैंड होटल जो न्यू मार्केट एरिया में है, कि कौन सा एक होटल होगा, उधर के सामने हवाई चप्पल पहना, सादा साड़ी पहना हुआ औरत, पूरा पुलिस
घिरा हुआ है और वो एक औरत इधर से उधर कर रहा है और पूरा पुलिस फोर्स जो है वो भी उसको देखकर शायद डरी हुई है। मुझे पता चला तभी वो पावर में नहीं थी और एक ऐसी पॉलिटिकल पर्सन थी जिसका पार्टी अभी बंगाल के चुनाव में 1-2 साल पहले बहुत बुरी तरीके से हारी है। उसके बाद भी एक औरत इस तरीके से एग्रेसिवली एक रेजिमेंटेड पार्टी को, इतना बड़ा पावर को हैंडल कर रहा था। तब तो पॉलिटिक्स में समझ में नहीं आता कि इसको 250 सीटें मिला था, इसको 200, इतना सीटें, इतना मेजोरिटी। लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि ये मेन कॉन्टेस्टेंट था लेकिन ये हार गए थे, लेफ्ट जीता था। तो उस समय से वो दीदी में मैंने अपना मम्मी का एक और चेहरा देखा, जो हर माँ में होता है ना, कि जब अपनी जो सॉन होते हैं, डॉटर होते हैं, जो अपना औलाद होता है, उनके ऊपर जब कोई जो प्रॉब्लम आता है तो वो माँ अपना फिजिकल वीकनेस के बारे में सोचना बंद करके वो सबसे पहले आगे बढ़ जाती है। तो मैंने दीदी में वो देखा, तो उससे होते होते मुझे भी पता नहीं मैं कैसे ऐसे हो गया। अच्छा, तो अब फैन तो बहुत लोग होते हैं पॉलिटिशियंस के भी, लेकिन आप मिले कैसे उनसे और कैसे आपकी टीएमसी में एंट्री हुई? क्योंकि नॉन पॉलिटिकल कोई फैमिली नहीं है और इंडिया में ज़्यादातर छवि है कि आपको पॉलिटिकल फैमिली से एसोसिएट होगे तभी आप पॉलिटिक्स में कुछ कर पाओ। नहीं, बात यहीं पर है। मैं 2008 साल से तो ये था ही, फिर 2011 में जब मैंने फेसबुक अकाउंट ओपन किया तो सोशल मीडिया में हमारा दोस्त लोग जब कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोटो, कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोटो, कोई इधर पार्टी में फ़ोटो, ये सब छोड़ा करता था। तब मैं दीदी का फ़ोटो छोड़ा करता था, ममता बनर्जी का, उनका प्रोजेक्ट्स को लेकर लिख रहा था, आर्टिकल्स लिख रहा था। तो तब लोग बोलते थे, अरे भाई इस उम्र में क्लास 11 में पढ़ता है, अभी फेसबुक आया है, क्या करेगा, दोस्त के साथ फ़ोटो डालेगा कि तो दीदी का कैंपेन कर रहा है क्या, तो पार्टी वार्टी करता है क्या? नहीं जी, मैं तो सपोर्ट करता हूँ। तो वो करते धीरे धीरे मेरा फेसबुक में फॉलोअर थोड़ा करके बढ़ता गया। फिर 2016 आया और इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा कारनामा हमारा मोदी जी ने किया, नोटबंदी। देश का धजिया उड़ा दिया, भक्त लोगों को मुर्गी बना दिया और देश के बहुत सारे इंसान का भी दिमाग का धजिया उड़ा दिया था, जो सब मोदी करके लगे पड़े थे। तो ठीक है, वो गलती होता है इंसान से, हम दोस्त को समझने में भूल करते, ये तो मोदी जी है। तो उस समय 4G का भी फ्री नेट आया था बंगाल में, 3 महीने के लिए एक कंपनी है फ्री नेट दे रहा था। तो वो नेट था तो मैंने जो देखा कि दीदी इसका खिलाफ में मोर्चा संभाल रही थी, नोटबंदी के खिलाफ। तो मैंने स्टडी करना शुरू किया कि नोटबंदी का पीछे असली मकसद क्या है। तब ये जब मुझको पता चला तो मैंने सोचा कि मोदी जी लोगों को बहुत आसान तरीके से समझा रहा है कि दिस इज एक्चुअली टू कॉम्बैट द ब्लैक मनी, टू कॉम्बैट टेररिज्म, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है, वो एक्चुअली में एक मुखौटा है। उसके पीछे असली जो फेस है उसका इंटेंशन कुछ और है। तो मैंने ये समझाने के लिए 1-2 वीडियो डाल दिया, क्योंकि तभी 4G आया था, इसके पहले तो वीडियो डाला नहीं जा सकता था। तो वीडियो हिट हो गया। उसके बाद से मैं धीरे धीरे इशू बेस्ड वीडियो डालता गया, वो हिट होता गया। उसके बाद 16 से 16, 17, 18, 19 फेसबुक का फॉलोअर और बढ़ता गया। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव से पहले इसी नॉर्थ बंगाल में हम आए थे। तो तभी यहाँ पर एक स्लोगन मैंने स्लोगन एक शूट किया था, ममता दी एक बार। आप YouTube में जाएंगे, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, वो भी डीजे के साथ आया है। तो वो ममता दी एक बार बहुत हिट हो गया बंगाल में। और लोकसभा चुनाव के पहले भी क्योंकि मैं वीडियो बनाता था तो कुछ टीवी चैनल्स जो है मुझको एज ए सपोर्टर बोलने के लिए बुलाते थे। तो वीडियो स्टार हो गया बेसिकली। वो धीरे धीरे थोड़ा तो टीवी चैनल में भी जाना लगा, आपका नेशनल मीडियाज में भी बहुत गया था एज ए सपोर्टर, क्योंकि हमारा पार्टी का तभी कोई मीडिया सेल नहीं था, ऑफिशियली कोई नहीं जाता था। तो होते लोगों को मेरा डिबेट पसंद भी आने लगा, वो भी फेसबुक पे डालता गया। फिर स्लोगन हुआ, फिर लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद और मम्मी तो हर रोज़ डांटती थी, ये सब पॉलिटिकल चीज़ बंद कर, हम घर में अकेले रहते हैं, तेरा दीदी है, तेरा पापा है, हम बूढ़े हो गए हैं, ये सब मत कर। तो मैं तो करता ही गया, मम्मी का बात नहीं सुना। फिर 2019 का चुनाव TMC 34 से सीधा 22, BJP 2 से सीधा 18। तब हमने देखा कि दीदी का सबसे भरोसेमंद जो इंसान है वो सारे लोग एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। अभी BJP आएगा ये सोचकर पार्टी छोड़ रहे हैं। तो फिर मैंने अपने मम्मी को बताया कि माँ, एक और माँ को अभी मेरा ज़रूरत है। अभी वेरी ड्रामेटिक, वेरी फिल्मी। अभी तो सच में कोट एंड कोट यही बताया था। अगर आपने मेरे मम्मी को कभी पूछेंगे तो वो बताएगा कि देखिए अभी तक तो मैं दूर से ही कैंपेन कर रहा था, लेकिन अभी मुझको 2 साल के लिए हो सके, क्योंकि 19 के बाद 20-21 असेंबली का इलेक्शन है, 2 महीने के 2 साल के लिए मुझे छोड़ दो, मैं पार्टी ऑफिशियली ज्वाइन करूंगा और जो मेरा पावर है, मेरा जितना क्रिएटिविटी है, जितना मेरे मुझसे हो सके, मैं अपने आप को एक टावल की तरह, क्या बोलते हैं ना, निचोड़ कर
पार्टी को दूंगा, ये पूरा यही बताया था। तो आपने ये निचोड़ने का बात कहा था, तो तब याद आया मुझको। तो फिर मैं कहा मम्मी तो बहुत डांटे फाटे, नहीं बोले ये बोले। फिर करते 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 एक दिन मुझको सुनाई दिया, पार्टी ने मुझको इनवाइट किया। पार्टी ने खुद आपको इनवाइट करा? और फोन करके मुझको। कौन पार्टी में से किसने? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा वो प्रोग्राम के बाद हमारा कोर कमेटी का एक मीटिंग हुआ था, वो मैंने सुना था, टीवी में देख रहा था। अच्छा, वो कोर कमेटी का मीटिंग होने के बाद अचानक मुझको फ़ोन आया, डायरेक्ट सर ने मुझको बताया, क्योंकि डायरेक्ट सर के साथ मेरा पर्सनल रिलेशन था। पर्सनल रिलेशन का मतलब पॉलिटिकल, क्योंकि सोशल मीडिया में कैंपेन करता था ना, तो सोशल मीडिया डायरेक्ट सर देखते थे। तो उसी से कुछ सोशल मीडिया का ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम में उनके साथ मुलाकात हुआ था। तो उसी से मेरे साथ जो फेस परिचिति था, तो वही से डायरेक्ट सर ने मुझको अचानक फ़ोन किया, बोला देवांशु कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन पार्टी नाउ। उन्होंने बोला कैसे? बोल सर हमारा अभी जो कोर कमेटी का मीटिंग हुआ, वहाँ पर डिसाइड हुआ कि हमारा मीडिया सेल तैयार होगा, अभी चैनल किसी को बुलाकर नहीं बैठा पाएगा, हमारा पार्टी से भेजा जाएगा, और तुम हमारा बंगाल का ऑफिशियल स्टेट यूनिट स्पोक्स पर्सन रिक्रूट किए गए आज से। दीदी ने अप्रूव किया। तो मैंने तो मम्मी को बताया, फिर देखा मम्मी ना करते करते भी हाँ बोल दिए। तो फिर मैं ऑफिशियली आया, फिर ऑफिशियली टीएमसी के होकर टीवी डिबेट में आने लगे। और फिर ये देखा मेरे दूसरे अंदाज में मेरा जो डिबेट करने का जो ये था, फिर टीवी चैनल्स में जो एक्सटेम्पो टाइप का प्रोग्राम होता है उनमें, और मेरा वो वीडियोस बहुत हिट होने लगा। एक डिबेट वाला मेरा वाला कटिंग वाला वीडियो मैं फेसबुक पे डालता था तो 2 मिलियन 3 मिलियन हो जाता था। ठीक है, टीवी में जितना लोग ना देखते थे उससे ज़्यादा मेरे फेसबुक पर देखते थे। ठीक है, वो वाला कटिंग। तो ये लोग पहचानने लगे थे धीरे धीरे। रास्ते पर जाने पर मम्मी के साथ भी जब जाता था कि लोग जो दादा करके सेल्फी खींचने आते थे, तो मम्मी को सुनता था कि वो दोस्त के पास जाकर या फिर कुछ रिलेटिव्स के घर में जाकर पीछे तारीफ होने लगी आप कि हाँ अभी तो ठीक ही है, कर तो रहा है, ठीक नहीं है लेकिन ठीक है, अच्छा भी लगता है, लेकिन मेरे सामने कभी नहीं बताता। ठीक है, तो ये होता गया। उसके बाद ये सब डिबेट करते करते और भी पहचान बढ़ने लगी लोगों में, हर जगह पर लोग पहचानने लगे। उसके बाद तो 2021 के चुनाव में फिर एक स्लोगन, फिर नॉर्थ बंगाल आया था जनवरी में, 6 को वो स्लोगन शूट किया खेला होवे, 7 को अपलोड किया खेला होवे, और उसके बाद तो ये पूरा बंगाल में अभी तो आपको पता है वायरल हो गया। प्रधानमंत्री जी को भी इसको टीस करना पड़ रहा है। खेला हॉबी की बात करते हैं। खेला हॉबी जो फ्रेज है वो आपने करा है ना? हाँ, स्लोगन। हाँ, खेला हॉबी आपका, क्योंकि मैं कहीं थोड़ा कंफ्यूज थी, मुझे लगा अनुव्रता मंडल ने दिया है। नहीं। अब मेरा स्लोगन खेला हॉबी ये 6-7 जनवरी को अपलोड किया गया था। उसके बाद सबने ये खेला हॉबी स्लोगन को हर स्टेज से ही बोला था। तो हमारे केष्टोदा जी ने भी, अनुव्रत जी ने भी बोला था। तो व्हेन डिड यू थिंक ऑफ दिस? मतलब खेला हॉबी कैसे आपके दिमाग में आया? क्या कर रहे थे जिस वक्त आपने सोचा हाँ भाई दिस इज इट? रविंद्रनाथ टैगोर का एक पोएम है। उस पोएम में टैगोर, क्योंकि बंगाल में ना दुख, खुशी, हंसी, गम सब में लोग टैगोर के पास जाते हैं। तो टैगोर का एक पोएम है कि खेलार आगुन जखन लागे भांगा चोरा जले जे है छाई। वो एक पोएम का आखिरी वाला लाइन्स है। उसका मतलब खेल का आग जब लगता है तब जो तोड़ मरोड़ने का खेल है वो खुद ही भस्म हो जाता है। यानी जो लोग तोड़ मरोड़ने का खेल करते हैं, जब खेल का आग लगता है तो ये खुद ही भस्म हो जाता है। तो मैंने देखा बीजेपी टीएमसी को तोड़ मरोड़ने का खेल कर रहा है। फिर रविंद्रनाथ जी ने ही, टैगोर जी ने ही कह दिया था, तो फिर खेल का आग लगा दो। तो तभी मैंने सोचा क्योंकि बंगाल में खेल हो जाए। क्यों खेल हो जाए? क्योंकि भाई हमारे पास तो एक ही औरत है, तुम्हारे पास तुम्हारा प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, 19 स्टेट का चीफ मिनिस्टर, 19 स्टेट का होम मिनिस्टर, सीबीआई, ईडी, बड़े बड़े तबके का गोदी मीडिया, पेपर, टीवी चैनल्स, जो ट्रेटर्स लोग हैं, जो हम बंगाल में मिर्जाफर्स बोलते हैं, लेफ्ट है, कांग्रेस है, सब मिलाकर तुम सब, और हमारे तरफ से एक ही औरत मैदान पर रहेगा। तुम बुट के साथ रहोगे, पैट के साथ रहोगे, तुम्हारा बैट होगा, तुम्हारा बॉल होगा, फ्लड लाइट भी तुम्हारा होगा, अंपायर भी तुम्हारा होगा। हमारे तरफ से एक ही औरत मैदान पर खाली हाथ रहेगा, वो बुट नहीं पहनता, हवाई चप्पल पहनता, आओ बंधु खेल होगा। तो उसी को लेकर वो लिरिक्स लिखा गया, और मैदान में बैठने के बाद ही 20 मिनट पर लिखा ये लिरिक्स, क्योंकि पिछले दिन तो फिक्स कर लिया था। उसके बाद उस दिन को 3 प्रोग्राम्स था, तो लिरिक्स नहीं लिखा गया था। लेकिन वो टीएमसी भी, स्टूडेंट फेडरेशन जो यूनिट के लोग थे कोच बिहार का, वो लोग तो सब अरेंजमेंट करके बैठे हुए थे। तो मैंने क्या बोला, दादा हम तो रेडी है, कब स्लोगन करोगे? मैंने बोला भाई हमारे पास तो लिरिक्स ही नहीं है, अभी लिखा ही नहीं। तो मैंने बोला भाई मुझको 20 मिनट दे दे। मैंने बोला था आधा घंटा दे दे, मैं ये मैदान पर बैठ रहा हूँ, इसमें इधर पे किसी को नहीं भेजने दे, सेल्फी सब बाद में होगा। तो मैं उधर पर 20 मिनट पर ये स्लोगन लिखा, तभी मैंने ये खेला होवे और लिरिक्स पूरा लिखा। हाँ, लिरिक्स वाला पूरा लिखा। You can disturb us, it's fine, huh? কোনো ব্যাপার না, নরমাল যা Informal like okay. খালি ক্যামেরাটা ঢেকে দিও না হাত দিয়ে।
ओके स्टार्ट। तो अब हम चाय पे चर्चा करेंगे थोड़ा, बिकॉज गाड़ी में बहुत झटके लग रहे थे तो ओके। तो खेला होबे, अब आपका खेला होबे की फर्स्ट लाइन है बायरे टेके बोर्गी आशे। हाँ मेरा बांग्ला खराब है लेकिन नहीं ठीक है, हाँ समझ आ गया। मोदी जी से बहुत अच्छा है। तो दिस मीन्स कि बाहर से बोर्गी आए हैं। अब बोर्गी का मतलब है एक डेरोगेटरी वर्ड है आउटसाइडर्स के लिए, कि जो बाहर से आके उत्पात मचाते हैं। एंड आई थिंक इसका ओरिजिन है 1700s में, जब मराठास रेड करते थे बंगाल को, जब मुगल टेरिटरी होती थी, तो वो इतना प्लंडर करते थे कि उनका नाम अब एसोसिएट होता है ट्रबल मेकर्स से। तो इंडिया एक डेमोक्रेसी है, तो इसमें बाहर अंदर का क्या है? मतलब यहाँ के कोई बाहर का क्यों नहीं इलेक्शन लड़ सकता? आप बीजेपी को बोर्गी क्यों बोल रहे हो? देखिए मदर टेरेसा भी तो बाहर से आया था, लेकिन उनको कोई बर्गी नहीं बोलते। बाहर से तो बहुत लोग आए थे बंगाल में, कोई बोर्गी नहीं बोलता। हमारा प्रधानमंत्री जी है, जहाँ से भी जहाँ खुद सुनकर जा सकते हैं, कोई बोर्गी नहीं बोलता। ये बोर्गी कौन है? ट्रबल मेकर्स। आपने ही बताया ना इसका मीनिंग। बंगाल में कम्युनल राइट नहीं था, बंगाल में पॉलिटिक्स में धर्म नहीं था। कम्युनल राइट तो था, पार्टीशन से पहले ही यहाँ पे सबसे ज्यादा कम्युनल राइट हुआ था, लेकिन वो पॉलिटिक्स के साथ कनेक्टेड नहीं था ना। मान लीजिए एक दो जगह पर डेमोग्राफिकल कुछ प्रॉब्लम हुआ था, वो अलग बात है। लेकिन अभी आप पॉलिटिक्स के साथ धर्म को मिक्स करके आप मुझको बोलिए ना, बंगाल में धर्म को लेकर पॉलिटिक्स, अगर आज से 4-5 साल पहले भी कोई बोलता कि बीजेपी ये करके बंगाल में सक्सेसफुल होगा, तो लोग सोचते अरे भाई बंगाल में करोगे तो बैकफायर करेगा। लेकिन वो लोग धीरे 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 ये करते गए। और सबसे बड़ी बात है, बाहर से आने का मतलब क्या है, आउटसाइडर का मतलब क्या है? मान लीजिए हमारे सबके घर में कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं, जो रिलेटिव्स मान लीजिए ऐसे होते हैं, मम्मी का तबीयत बिगड़ गया, आप फ़ोन किए नहीं आए, पापा का तबीयत बिगड़ गया, आपने फ़ोन किए नहीं आए, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपने फ़ोन किया नहीं आए, लेकिन एक बार फ़ोन करके बोल दीजिए आज ना घर में मटन बनेगा, पूरा परिवार लेकर चला आता है खाने के लिए। इसका मतलब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि बाहर से तो बहुत सारे रिलेटिव्स दोस्त भी आता है, लेकिन आप जब प्रॉब्लम में होते हो, आपका जो दोस्त सबसे पहले आकर आपसे पहले उस प्रॉब्लम में अपने आप को घुसा देता है, वो दोस्त है, वो आउटसाइडर नहीं है, बाहर से आए कितना भी दूर से आए। लेकिन जो इस तरह से सिर्फ खुशी में आता है, ये मोदी जी, ये अमित शाह, ये कैलाश विजयवर्गीय, ये जो बोर्गी हम बोले ना, ठाकुमा हमारा जो ग्रैंड मदर्स लोग हैं वो लोग बोलते थे, आज समझ में आ रहा है ये बोर्गी एक्चुअली में कैलाश विजयवर्गीय था। समझ गए ना, कैलाश विजयवर्गीय एंड टीम। तो ये एक मान लीजिए एक मैचिंग है, ये हम मैच करके बोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, क्लियर जो बात है, कि जो लोग अभी अम्फान, फोनी, बुलबुल, ये जब बड़े बड़े जब तूफान आए ना बंगाल में जब फ्लड होता है, बंगाल में जब ये नॉर्थ बंगाल में दार्जिलिंग में जब स्टेट को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था, जंगल महल में जब रोज लोग मरते थे, लोग नहीं खाकर रहते थे, जो चींटी का अंडा खाकर तो रहते थे दीदी से पहले, कि दीदी आने के बाद भी जो मान लीजिए यहाँ पर फ्लड हुआ, जो भी जहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, ये सब लोग तभी नहीं आए, अभी आ रहे हैं सिर्फ वोट के लिए। अभी अमित शाह लोगों के घर में घुसकर खा रहे हैं वोट के लिए। लेकिन जैसे आपने स्पीच में भी बोला कि गुजरात से लोग आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, तो अगर जया बच्चन आ सकती है यूपी की पार्टी से, समाजवादी पार्टी से आपके लिए प्रचार करने, तो वो क्यों गुजरात से ना आए, यूपी से ना आए? योगी भी यूपी का है। हाँ, लेकिन बंगाल का पॉलिटिक्स तो वो लोग नहीं कंट्रोल करेंगे ना। बंगाल के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पॉलिसी मेकिंग होगा, वो बंगाल की लीडर ममता बनर्जी फिक्स करेंगे। तो आप टीएमसी से बोलोगे? हाँ, देखिए वो तो लेकिन एक आप चीज मुझको बताइए, टीएमसी का थर्ड सरकार आने के बाद, तीसरा सरकार आने के बाद टीएमसी का पॉलिसी मेकिंग क्या जया बच्चन करेगा? नहीं। लेकिन बीजेपी का अगर सरकार आता है तो उनका पॉलिसी मेकिंग मोदी जी करेगा, अमित शाह जी करेगा। इसका मतलब बंगाल का डेस्टिनी उनके हाथ में होगा, दो गुजराती भाई के हाथ में। ये बंगाल नहीं सहन कर सकता। लोकसभा का चुनाव पूरा देश का चुनाव है, इधर में कोई आउटसाइडर नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरा देश का एमपी को लेकर एक प्रधानमंत्री होगा। ऐसे ही ये बंगाल का चुनाव स्टेट का चुनाव में, और इधर में ये बंगाल डिसाइड करेगा बंगाल का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, बंगाल का डेस्टिनी क्या होगा, ये बाहर से कोई डिसाइड नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज़ आपने हिंदू मुस्लिम वाली बात करी, और आपने ये भी बात करा कि बाहर से ये पॉलिटिक्स लाए हैं हिंदू मुस्लिम की, और मैंने आपको कहा कि हिस्ट्री है पार्टीशन से पहले की भी कम्युनल वायलेंस की। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है मेरा। अब मैं बहुत लोगों से मिली हूँ इस स्टेट में ट्रैवल्स के टाइम, और मुझे ऐसे लगता है कि हिंदू मुस्लिम जो फीलिंग्स हैं वो बाहर से नहीं आई हैं। कहीं ना कहीं बंगाली सोसाइटी में एक फ्रिक्शन रहा है, एक डिवीज़न रहा है, जो शायद बहुत टाइम तक दबा था, और अब उसको उभारने वाले लोग आ गए हैं। क्योंकि बीजेपी के लोग भी जो हैं, जो ये पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, वो बंगाली हैं, वो कोई बाहर से तो नहीं आके कर रहे हैं, आपके ही सोसाइटी के लोग हैं। आइडियोलॉजी तो बाहर का है ना। क्यों? मतलब क्या आइडियोलॉजी आप
आप क्यों बोलोगे कि कोई आइडियोलॉजी बाहर की? क्योंकि लोग यहीं के हैं, प्रॉब्लम्स यहीं की हैं, बांग्लादेश इधर ही है। इशू जब भी आता है हिंदू मुस्लिम का, बोलते हैं कि चलो बांग्लादेश मुस्लिम का है, उनको मिल गया, वहाँ से हमें निकाल दिया हिंदुओं को, हम यहाँ आ गए, सेटल हो गए, अब हम यहाँ पे क्यों सहें? अब हम चाहते हैं कि बंगाल भी एक हिंदू राष्ट्र बन जाए। ये सोच तो बहुत बंगाली सोच है, मुझे नहीं लगता ये यूपी की सोच। मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए बंगाल के पॉलिटिक्स में जय श्री राम स्लोगन, आप मुझको बताइए, लोग तो बंगाल के ही है ना, लेकिन 2014 साल से पहले बंगाल का एक रैली दिखा दीजिए जहाँ से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के इंक्लूडिंग बीजेपी, उनका भी लीडर लोग जय श्री राम का नारा दे रहे हैं? नहीं था। ये तो लाया गया है ना। तो देखिए, कोविड भी तो लंदन से बंगाल में एक लड़का लाया था, है ना। तो अगर आप बोलेंगे ये तो भाई बंगाल का ही एक लड़का कोविड लाया है, तो इसको क्या बुरा बोलना, क्यों चाइना को गाली दे रहे हो? भाई चाइना ही तो क्रिएटर है कोविड का, गाली तो चाइना को ही पड़ेगा ना, जो भी बंगाल में लाए। तो ऐसे ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स का आइडियोलॉजी है, इसका क्रिएटर तो बीजेपी है। कहे हो सकता है ये दिलीप घोष यूज कर रहा है बंगाल में, क्योंकि वो उनका आइडियोलॉजी में यकीन करते हैं, लेकिन ये वायरस जो कम्युनल वायरस है, ये तो क्रिएट तो वहां से हुआ है ना। तो पहली बात इधर है। दूसरी बात है कि बंगाल में आप जो बोल रहे थे दबा हुआ था, बहुत सही बात है, क्योंकि आप जहां पर है इधर से बांग्लादेश का बॉर्डर नॉर्थ बंगाल से बहुत दूर नहीं है, पास में है। नॉर्थ बंगाल में, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, उसके बाद वो लोग बंगाल में आए। लेकिन आप मुझको 2 सवाल बता दीजिए, तो ये स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री जब बांग्लादेश में जाते हैं, बंगाल में तो वो बोलते हैं वहाँ पर बहुत अत्याचार हुआ उनके ऊपर, बंगाल में उनको इधर से ये देना चाहिए, वो देना, हम तो दीदी तो करते ही है। मान लीजिए ज़मीन का पर्चा हो कि मालिक जो ओनरशिप हो, दीदी नहीं दिया था। लेकिन यही स्मृति ईरानी जब बीजेपी का प्रोग्राम करता है तो ये बात बोलता है, और जब बांग्लादेश में जाता है तो क्या बोलता है, उधर का हिंदू बहुत अच्छा है, बहुत सुखी है उधर का हिंदू। लेकिन इंडिया में आकर क्या बोलता है, उधर पे जो उधर का मेजोरिटी है वो हिंदुओं के ऊपर टॉर्चर करता है, पूजा नहीं करने देता। फिर आप मिनिस्टर होकर जब बांग्लादेश जा रहे हो तब बोलते हो वहाँ पे सब तो शांति शांति है। तो पहली बात है ये जो आपका डबल स्टैंडर्ड है। आपने बताया कि बांग्लादेश के बारे में जो एक था वो दबा हुआ था, हाँ वो था, हमारे सबके दिल में ही दुख होता है, एक कुछ प्रॉब्लम्स होता है। तो जो बात है, बंगाल एक ऐसे सोसाइटी है ना जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, स्वामी विवेकानंद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी अगर आप मान ले, ठीक है, वो तो बंगाल के ही पूत है ना, कोई बात नहीं है। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर राखी जो है ना, उसका प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किए थे, हिंदू मुस्लिम में भाईचारे के लिए, है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने और इस तरह के सब जो स्टॉलवर्स लोग थे, इन सब लोगों ने बहुत परिश्रम के बाद, बहुत कोशिश के बाद, ये बंगाल का जो ये सोच था, ये दबाने की कोशिश किया था, इसको ठीक करने की कोशिश किया था। उसके बाद ये स्टेबल हो गया था और बंगाल में सब मिलजुल कर रहने लगे थे, क्योंकि बंगाल बहुत एग्रेसिव नहीं है इन सब को लेकर। बंगाल आप एक एवरेज बंगाली को देखेंगे, आप उनको एक थप्पड़ भी मारेंगे ना तो वो पूरा गांधी का रीति फॉलो करता है। एक गाल तो नहीं आगे बढ़ा देंगे, लेकिन ये जरूर बोलेंगे भाई क्यों मार रहे हो। ये तो मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती। क्यों? क्योंकि बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस का पॉलिटिकल वायलेंस का अलग बात है, पर वो तो आम लोग ही एक दूसरे से लड़े हैं। और मैं एक चीज आपको बताऊंगी, जितने हमने बहुत स्टेट्स में इलेक्शंस देखे हैं, यहाँ पे जो डर है बात नहीं करने का, इलेक्शन में अपना ओपिनियन नहीं देने का, वो बहुत यहाँ का एक पर्टिकुलर फीचर है। क्योंकि इलेक्शन में पॉलिटिकल वायलेंस होता है, जिसका टीएमसी को भी ब्लेम लेना पड़ेगा। देखिए इधर पे 2 बातें, अगर ये इलेक्शन, आप स्पोक्स पर्सन की तरह मत बोलिए, एक यंग मैन इन पॉलिटिक्स की तरह बोलिए। एकदम यही तो सोचकर बताना पड़ता है। देखिए अगर आप ये बारे में बोलेंगे कि अगर बंगाल का इलेक्शन कोई ऐसा इलेक्शन होता है जहाँ पर परसेप्शन बहुत क्लियर होता है कि कौन पावर पे आ रहा है, तो उधर सब खोलकर बोलते हैं। क्योंकि परसेप्शन कोई उतना क्लियर नहीं है, तो थोड़ा साइलेंट वोटर्स यहाँ पर है, जो 2011 में नहीं दिखा गया था। सब खुलकर बोल रहे थे दीदी आएंगे, क्योंकि लोगों को ये कॉन्फिडेंस था कि इस बार तो दीदी ही आएंगे। तो अभी एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है, पहली बात है। दूसरा, वायलेंस के बारे में बोल रहे हो, ये तो पूरा लेफ्ट का जिम्मेदारी है। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। लेफ्ट त्रिपुरा में था, त्रिपुरा में देखिए पॉलिटिकल वायलेंस। लेफ्ट केरला में है, केरला में देखिए वायलेंस होता है। बंगाल में था, बंगाल में वायलेंस। टीएमसी भी वही लेफ्ट को कॉपी करता है, क्योंकि लेफ्ट के टाइम में पंचायत से लेकर नगर निगम के चुनाव से लेकर लोकसभा का चुनाव से लेकर विधानसभा का चुनाव, सब इलेक्शन में वायलेंस होता था। लेकिन अगर आप देखेंगे पंचायत चुनाव, एक पंचायत चुनाव में 2-2.5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं। एक ही घर से एक बहू जो है मान लीजिए टीएमसी का कैंडिडेट, एक बहू जो है बीजेपी का कैंडिडेट, उनका जो आपसी झगड़ा भी है ना,
जो फैमिली का, वो भी टीएमसी बीजेपी का झगड़ा हो जाता है बंगाल में, क्योंकि देश का जो ज़्यादातर जगह है वहाँ पर अपॉलिटिकल पंचायत चुनाव होता है, डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट नहीं करते, लेकिन बंगाल में टीएमसी बीजेपी सीपीएम विद देयर लोगो कॉन्टेस्ट करते हैं। तो ये तो ज़्यादा है, ये नगर निगम चुनाव में भी आपको दिखाई देगा, पंचायत में भी। लेकिन टीएमसी के टाइम में असेंबली इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में, हर चुनाव में अगर आप देखें तो अपोजिशन लोग ने भी कहा कि वोट बड़ी भाई अच्छा हुआ है। 2016 में लेफ्ट कांग्रेस ने बोला था बंगाल में अगर वोट ठीक से हुआ तो टीएमसी तो जाएगा। वोट के बाद लेफ्ट कांग्रेस ने बोला था नहीं चुनाव बहुत अच्छा हुआ और हम कॉन्फिडेंट है दीदी जाएगा। रिजल्ट आया, टीएमसी को 211 सीट मिले, पिछले बार से भी 26 सीट ज्यादा। लेकिन 2018 पंचायत इलेक्शन जब वोट नहीं, मैंने तो आपको बताया, तो उसमें तो टीएमसी की गलती है, सब उनको ही ब्लेम करेंगे। नहीं, 30% सीट्स अनकंटेस्टेड गई। आपके जो अनुव्रता मोंडाल जिन्होंने बोला भयंकर खेला होवे जो इसका मतलब है डेंजरस, उस पर मैं बाद में आती हूँ, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग मैन है, उनका बहुत दबदबा है, उनका बोतले हैं, उनका गुंडा वाहिनी है। आप बोल रहे हो 30% अनकंटेस्टेड, त्रिपुरा में देखिए 96% अनकंटेस्टेड। इतना मीडिया पर चर्चा जो बंगाल को लेकर हुआ 30% के लिए, त्रिपुरा का 96% अनकंटेस्टेड, 98 को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुआ। अब आप बोलेंगे त्रिपुरा में तो बम नहीं गिरा, लेकिन वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री में तो सबसे बुरा था ना ये पंचायत इलेक्शन, सबसे ज्यादा अनकंटेस्टेड सीट इससे ज्यादा कभी नहीं हुआ है, 30% सबसे ज्यादा हुआ है। मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, जो बीजेपी पार्टी अभी बंगाल में आने के बात कर रहा है, वो जब त्रिपुरा में आ गया तो 96% अनकंटेस्टेड कर दिया। लेकिन अगर टीएमसी का कोई ब्लेम नहीं है इसमें। नहीं, मैंने तो बताया कि हम आने के बाद आप अगर देखेंगे तो हर पंचायत इलेक्शन में लेफ्ट के टाइम में जो होता था, कॉन्टेस्ट तो होता था, कुछ जगह पर अनकॉन्टेस्टेड भी होता था, लेकिन प्रॉब्लम जो है जब कॉन्टेस्ट होता था, जब इलेक्शन होता था तो इतना डेड बॉडीज गिरता था तो उसका कोई हिसाब नहीं होता था। बट ओके, अगर आप देखेंगे तो बंगाल में दीदी आने के बाद जो पंचायत चुनाव हुआ, उधर में जो देखिए एक भी लोग मरने नहीं चाहिए, वो भी दुखद है, लेकिन उसका संख्या बहुत कम हो गया है बंगाल में। तो लेकिन झमेला, मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम अगर बहुत भी कोशिश करेंगे तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम बंगाल का पंचायत और नगर निकाय चुनाव में होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 से 2.5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं। अगर 2 से 2.5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट हुआ, आप मान लीजिए रास्ते पर आते आते 2-3 जगह पर तो हम लड़ाई झगड़ा देख ही लेते हैं ना, रास्ते पर होता है, तो पंचायत चुनाव में वो हर झगड़े के साथ पॉलिटिक्स कनेक्शन हो जाता है। लेकिन जो लोग कंप्लेन करते हैं, अब इस पे हम मूव ऑन कर लेंगे इसके बाद, क्योंकि आप स्पोक्स पर्सन की तरह थोड़ा बात करो लोग कंप्लेन करते हैं, टीएमसी के गुंडों के बारे में कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पे टीएमसी का गुंडा वाहिनी एक वर्ड मैंने यहाँ सीखा है नया, कि आता है वोट करने से डराता है, नॉमिनेशन नहीं फाइल करने देता है, खड़ा हो जाता है, शो ऑफ स्ट्रेंथ करता है। तो ये कल्चर है टीएमसी का, आप डिनाई नहीं कर सकते, आप शायद ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकते, लेकिन एज अ यंग पर्सन डोंट यू वांटेड टू चेंज। कल्चर कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता। मैंने बार बार बताया, बंगाल में लेफ्ट 34 साल तक रहा, और 34 साल ये इनफ टाइम है कि बंगाल के कल्चर में कुछ चीज़ परमानेंटली बिठा देने के लिए, एक शॉर्ट टाइम पीरियड नहीं है। 10 साल में आप अगर कुछ चीज़ को डेली करते हो तो वो आपका अभ्यास बन जाएगा। ये 34 साल तक होते आ रहा है बंगाल में। और ऑपोजिशन को नॉमिनेशन फाइल नहीं करने देना, ऑपोजिशन को घर में जाकर इलेक्शन से पहले वाला दिन डराना। अरे बंगाल में कांग्रेस को वोट देने की गलती में लेफ्ट के कार्यकर्ता ने कांग्रेस वर्कर का यहाँ से रिस्ट काट कर ये हाथ लेकर पार्टी ऑफिस में चला। कहाँ? ये आपका बागनान। ए স্বাগত দা এই যে কংগ্রেসের কর্মীদের কবজি কেটে নিয়েছিল সিপিএম, ওটা বাগনানের না আমতা बागनान, तो हावड़ा का बागनान। आपको मैं चेक करूंगी ये सब। आपको वो लोग अभी भी मिलेगा, मैं आपको आपका कॉन्टैक्ट भी दे सकता हूँ, आप उनके इंटरव्यू भी ले सकते हैं, अभी भी वो जिंदा है। ऑपोजिशन को वोट करने के वजह से मुंह में जिंदा कोई माछ के बोले हिंदी ते कोई मछली होता है ना, जो आप तैरने के टाइम में भी जिंदा रहता है। लेफ्ट के कार्यकर्ता ने मुंह से जिंदा वो मछली घुसा दिया था, वो मछली पेट में जाकर ऐसा हिला कि आपका अंदर का सारे चीज क्या बताए आपको, ऐसे होकर मर गए। ये सब मैं चेक करने वाली हूँ, अगर एक भी चीज आपका फैक्ट गलत हो तो मैं फ्लैश करूंगी। जरूर करना, फेक न्यूज ना, स्टूडेंट ऑफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये जरूर दिखा देना। साईवारी में क्या हुआ था, लेफ्ट के कार्यकर्ता ने कांग्रेस के लोगों को मारा था, मारने के बाद उनका ब्लड से राइस को मिलाकर उनके मम्मी को खिलाया था। आपको पता नहीं है ये बोल रहे बहुत ज्यादा लग रहा है, आपको पता नहीं बंगाल में क्या होता था। हर लोग को पूछिए, बिजन सेतु बालीगंज पता है ना, कोलकाता में बालीगंज का जो ब्रिज है, उस ब्रिज में 14 सन्यासियों को लेफ्ट के टाइम में जिंदा जला दिया गया था कलकत्ता में।
बिजॉन सेतु हो। ये राइस में ब्लड मिला के एब्सोल्युटली, मम्मी के सामने लड़कों को मारा गया। उसका साईबाड़ी का जो मम्मी है वो अभी भी जिंदा है, बर्धमान में है, वो बर्धमान में है, साईबाड़ी बर्धमान है तो साईबाड़ी बर्धमान में। मम्मी को उसके सामने उसके लड़के का ब्लड मिक्स करके उसको खिलाया गया था उस मम्मी को। ओके, तो मुझे ये बंगाल का टाइम का कल्चर है और वो आज आप नहीं देख सकते। बंगाल में आज कोई मास मर्डर नहीं होता। लेफ्ट के टाइम में मोड़ी झापी एक क्या बताए, ये लोग आते थे ना बांग्लादेश से, वो सुंदरबन के एक द्वीप में थे। उस द्वीप में पूरा लेफ्ट का लोग 3 दिख से घिर के पूरा मार दिया। वो साईबाड़ी था, पूरा लोगों को जिंदा, और उसमें बूढ़ी था, बूढ़ा था, बच्चा था, किसी को भी नहीं छोड़ा गया था, सबको मार दिया गया था। और इनको बुलाया था भी लेफ्ट ने कि आप लोग आओ इधर पे रहने देंगे। आने के बाद बोला हम इतना खर्चा नहीं कर सकते, क्या करें, पार्टी कैडर से मरवा दिया। और नंदीग्राम सिंगूर ये सिर्फ जो केस है जो आप लोगों को नेशनल मीडिया पर पता है और कुछ पता ही नहीं है बंगाल के चुनाव के बारे में। इस जगह से आज इस जगह पर आया है बंगाल। 10 साल में एक भी मास मर्डर नहीं हुआ। ये सारी फैक्ट्स मैं चेक करूंगी। एंड यू आर राइट, मुझे बंगाल, क्योंकि मैं यहाँ पैराशूट जर्नलिस्ट हूँ, दिल्ली से पैराशूट किया है, तो मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन ये सब चेक करेंगे। एंड वेरी इंटेंस चेकिंग में अगर आपको ये मिला तो प्लीज वो न्यूज का जो स्क्रीनशॉट है वो आप स्क्रीन में दिखा देना। लोगों को ये जानना चाहिए कि टीएमसी का कोई लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास होकर नहीं इंटरव्यू देने बैठता। तो ये है चाय पीते रहिए, ठंडा हो जाएगा। दिल्ली में हम मोदी जी का चाय तो नहीं हमेशा गर्म रहेगा। এই খাচ্ছি গো জেঠিমা, হেভি চা হয়েছে। আপনারা দেখি আমি ডেলি। দেখেন হ্যাঁ, ভাল লাগে। দেবাশিস, দেবাংশু, দেবাংশু, হ্যাঁ যাই হোক, যাক আপনি চিনতে পেরেছেন, এটাই আমার ভালো লাগে। আমি চিনতে পারছি আপনাকে দেখি। আমি দেখো ওটা কি পরিষ্কার, কি বুলেটের মতো কথা বলে, দেখো আমি ওটাই খাই। বুলেটের মতো কথা বলে। आपकी फैमिली लेफ्ट वोटर थी, क्या वोटर थी? मिक्स था। मेरा ग्रैंडफादर जो था वो तो मिल में काम करता था ना, तो मिल में यूनियन मतलब ही तब लेफ्ट था, तो तभी वो लेफ्ट का यूनियन के साथ कनेक्टेड था, लेकिन कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करता था। मेरा पापा जैसे मैंने सुना था कि कांग्रेस को वोट डालता था शायद, लेकिन नॉर्मल वोटर्स थे, कोई पॉलिटिकल ऐसे सपोर्टर्स नहीं थे कि इसको ही डालेंगे। लेकिन हाँ, पहले के टाइम में तो ऐसा होता था कि पिताजी इसको किया तो लड़का भी इसको किया, तो उसका लड़का भी इसको किया। हालांकि आज ये बदल रहा है, तो ऐसी बात है, ऐसा कोई फिक्स्ड कुछ बात नहीं था। लेकिन हाँ, आज ये बोल सकते हो 17 में से আমি একটা জিনিস দিলাম, कि এইটা। आप नहीं दिलेन। হ্যাঁ, এই দেখো, गिफ्ट टू यू, गिफ्ट। আমি ডেলি দেখি। আরে বাবা থ্যাংক ইউ। কারণ আমার বাবা আমার গরিবের দোকানে আসছে। যা ছি ছি এই সব বলবেন না, এই সব বলবেন না। अरे गरीब कौन है, सभी गरीब है। अच्छा अरे छोटी छोटी प्रचार। ये इन्होंने प्यार से ये मुझको ये कोल्ड ड्रिंक्स दिया है। आज खाते खाते हम कलकत्ता वापस जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपका बहुत फ़ैन फॉलोइंग है। मैं बांग्ला नहीं समझती होती हूँ, लेकिन स्टेज में मैं देख रही थी जब आप बोल रहे थे तो लोग आपके साथ हंस रहे थे, आपके जोक्स पे रिएक्ट कर रहे थे। अभी आपको ये लेडी ने बहुत ही स्वीटली देखा, आपको गिफ्ट दिया। कार में जब आ रहे थे तो लोग बिल्कुल झपट्टा मार रहे थे आप पे। तो आर यू वेरी हैप्पी विद योर सेल्फ नाउ कि वाह आई एम अ रॉक स्टार, मुझे इतने लोग पसंद कर रहे हैं और मैं अब आगे जाके भाषणबाजी और करूँगा और टिकट लूँगा और पॉलिटिशियन बनूँगा? नहीं, सच में ये एक बम्बू है। क्यों बम्बू है पता है? क्योंकि लोग जितना आपको ऊपर चढ़ाते हैं ना, लोगों का एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाता है। आपका एक छोटा सा गलती आपको सीधे दड़ाम करके नीचे गिरा देता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं हमेशा डरता हूँ कि लोग जो इतना प्यार देते हैं उनका प्यार बरकरार कैसे रखा जाए, इसको लेकर। क्योंकि मान लीजिए मैं ऐसा नहीं हो सकता, मान लीजिए मोदी जी की तरह बहुत प्यार से लोगों ने पावर में बिठाया, उसके बाद देखा अरे बाबा ये तो अच्छे दिन के बारे में बोला था, भी 900 का गैस खरीदना पड़ रहा है, तो दलाम करके लोगों ने फिर से गिरा दिया। ऐसा नहीं हो, तो इसको लेकर ये हाँ अच्छा तो लगता है जब लोग आते हैं बात करना चाहते हैं। मान लीजिए मेरे माँ की तरह ही उम्रदार लोग जब रास्ते पर आशीर्वाद देते हैं तो अच्छा तो लगता है, लेकिन एक टेंशन भी कहीं पर काम करता है कि ये इलेक्शन तो आज है, कल नहीं होगा, लेकिन ये मैं पकड़ कर रख सकूं। बट यू डोंट वांट टू डू फुल टाइम पॉलिटिक्स बिकॉज ये मैं बोल सकती हूँ कि काफ़ी मतलब बहुत सारे नेता आते हैं और बहुत सारे नेता बोर भी करते हैं लोगों को स्पीचेस में। बहुत कम लोग होते हैं जो लोग सुनते हैं, और जो एक वायरल क्वालिटी जो होती है ना, आपने खुद बोला आपको पता है वायरल वीडियोस कैसे बनाते हैं, तो आप में वो थोड़ा है वायरल क्वालिटी। तो ये क्वालिटी आप यूज़ नहीं करना चाहते इलेक्शंस के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने पर्सनल पॉलिटिकल करियर के लिए। सो यू डोंट हैव पॉलिटिकल एम्बिशंस?
देखिए ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था, मैंने बार बार यही बताया क्योंकि मेरा प्राइमरी लक्ष्य यही था कि दीदी तीसरे बार के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा प्राइमरी गोल था। तो ये प्राइमरी गोल जब तक पूर्ण नहीं होता, वो पूर्ण होगा 2 मई को, उसके पहले मैं सोच ही नहीं सकता उसके बाद क्या करूँगा। बट यू वांट अ टिकट फॉर श्योर फ्रॉम टीएमसी? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ये टिकट का मतलब है तो मान लीजिए 1 सीट का आप एमएलए होंगे, 1 सीट का एमपी होंगे, लेकिन बंगाल में 1 सीट का एमएलए को दूसरा 200 किलोमीटर वाले दूर नहीं पहचानते, लेकिन मुझको अलीपुरदुआर में भी लोग पहचानते हैं और साउथ 24 परगना में भी लोग पहचानते हैं, नंदीग्राम में भी लोग पहचानते हैं, सिंगूर में भी लोग पहचानते सो सीएम फेस? हैं। हे राम, आप मुझको प्लीज ये सब सवाल मत पूछिए। अच्छा, तो you are saying कि you will decide afterwards. What do you think about the young leaders जो आजकल कुछ हैं, जैसे यहाँ पे एक आयशी घोष अभी लड़ रही हैं, लेफ्ट से लड़ रही हैं, कन्हैया कुमार इज वेरी पॉपुलर यंग फेस, आई वोंट से राहुल गांधी, बट जिग्नेश मेवानी वेरी अगेन पॉपुलर यंग फेस। तो what do you think about these young leaders? Do you also feel like मेरा भी अब उन यंग लीडर्स में गिनती होना चाहिए इस इलेक्शन के बाद, क्योंकि आपने इतना वायरल सॉन्ग दिया है, इतना पार्टी, और अगर जीत गई तो फिर तो आपके बारे में बहुत चर्चा होगी। नहीं देखिए ये तो एक स्टेट का मामला है, लेकिन इसीलिए क्योंकि आपने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इस बार टीएमसी बीजेपी के साथ लड़ रहा है। अगर टीएमसी के साथ लेफ्ट कांग्रेस अलायंस का फाइट होता तो ना नेशनल मीडिया को बंगाल लेकर इतना इंटरेस्ट होता, और ना इतना इंटरेस्ट होता तो ना मेरा ये खेला होबे के बारे में नेशनल मीडिया तक पहुंचता। ये पहुंचा इसलिए। लेकिन ये कन्हैया कुमार के बारे में आप जो बोल रहे हो, स्पेसिफिकली अगर कन्हैया कुमार का बात करें तो ये कोई स्टेट में अटका हुआ मैटर नहीं है, ये पूरा देश का मैटर है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी को लेकर जो मामला सामने आया था उसको लेकर ये हुआ था। हाँ, जिग्नेश मेवानी आप बोले, हार्दिक पटेल आप बोले, वो ज़रूर एक स्टेट का, गुजरात का एक मैटर है उसको लेकर। लेकिन हाँ, मैं किसी की पक्ष में कि उनके अंदर मेरा गिनती हो, ऐसा मैं कभी नहीं, मेरा कोई एम्बिशन नहीं है। नहीं, ऐसा कोई एम्बिशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं सोचता हूँ कि मैं यूथ को कोई कुछ ऐसा चीज़ दे के जा सकूँ जिससे यूथ, देखिए अभी तो पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी तो लोग हर लोग बोलते हैं, लेकिन उसका थोड़ा कमी आ रहा है। एक लीडर आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में चला जा रहा है। टीएमसी में बहुत ऐसे लोग, देखिए हर पार्टी में ऐसे 1-2% लोग होते हैं, बीजेपी में ये 90% लोग हैं, क्योंकि अभी बीजेपी का जो टॉप लीडरशिप है ना, सारे टीएमसी का जो है ना, सब क्या बताए, सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ टोमेटो, टीएमसी से जिसको भगा दिया गया है, शुभेंदु, राजीव, सब्यसाची, मुकुल, ये सब जाकर बीजेपी में नेता बन गए। सब चोर फोड़ लोग बीजेपी बोलता था, तो बीजेपी में ये सबसे ज़्यादा है। लेकिन हर पार्टी में 1-2% लोग होता है। आइडियोलॉजी, यू वांट टू वर्क ऑन आइडियोलॉजी? एब्सोल्युटली। और मुझे, मेरा तो एक इच्छा भी है कि दीदी को लेकर ही एक आइडियोलॉजी बन सकता है। आपने अपने बायो में लिखा है ममताइज्म, तो क्या है ममताइज्म? जैसे मार्क्सिज्म था ना, वो तो मार्क्स के जिंदा रहते नहीं हुआ था पब्लिश ना। हाँ, लेनिनिज्म, लेनिन का जिंदा रहते पब्लिश नहीं हुआ था। तो ममता जी नहीं जब रहेंगे तब ममताइज्म के बारे में लोग पढ़ेंगे, और उनका आइडियोलॉजी, उसको लेकर अलग अलग पार्टी भी क्रिएट होगा, ये मुझे लगता है। लेकिन उसका पहला है क्या ममताइज्म? शॉर्ट आंसर, स्लोगन के तौर पे। ना ही ये कम्युनिज्म है, ना ही ये कैपिटलिज्म है। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ये तो सब लोग बोलते हैं। लेकिन क्या बताए, एक छोटे से चीज में ये समझा नहीं सकते आपको, क्योंकि हमको आइडियोलॉजी अगर बोला जाता है तो 2 ही चीज आता है, इधर यू आर लेफ्ट और यू आर राइट। व्हाट इज टीएमसी या ममताज आइडियोलॉजी? ममता बनर्जी लेफ्ट है, एक्चुअल लेफ्ट है, ये झूठा वाला लेफ्ट नहीं है जो हमारा लेफ्ट की तरह, बंगाल वाला लेफ्ट की तरह। लेकिन इस लेफ्ट में कहीं पर ये नहीं है कि हम बिजनेस अलाउ नहीं करेंगे, जो लेफ्ट के एक है ना कि ये सारे कैपिटलिज्म ये सब है। हम बोलते हैं कि भाई जमीन, किसानी और इंडस्ट्री सब एक भाई बहन है। इज नॉट एंटी इंडस्ट्री, टीएमसी इज नॉट एंटी। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। हम बोल रहे हैं कि लेफ्ट बोलता ही नहीं शॉपिंग मॉल हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ छोटे दुकान चाहिए। हम बोल रहे नहीं, हमको छोटे दुकान भी चाहिए, हमको शॉपिंग मॉल भी चाहिए। लेकिन बीजेपी की ना, बीजेपी की तरफ सिर्फ शॉपिंग मॉल होगा, ना लेफ्ट की तरफ सिर्फ छोटे दुकान होगा। शॉपिंग मॉल भी होगा, और हो सके तो उस शॉपिंग मॉल में हमारा ये छोटे दुकानदार वाले भैया के लिए एक एसी रूम भी होगा। हम इस आइडियोलॉजी के फेवर में हैं।
ममताइज्म। अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर को बहुत मच्छर काट रहे हैं तो हम जल्दी रैप अप करते हैं। 2 क्वेश्चंस, लास्ट 2। वन इज़ कि बंगाल में मैं बहुत लोगों से मिली, दीदी के बहुत फैंस हैं, ठीक है, बिल्कुल ही मतलब जैसे आपने कहा ऑब्सेस्ड भी कह सकते हो, फैंस हैं। बहुत से लोग गरीब भी हैं जिनको शायद उनकी लाइफ इंप्रूव होनी चाहिए और शायद उनको शिकायतें होनी चाहिए टीएमसी से कि इतना नहीं करा, लेकिन फिर भी वो सब अपनी प्रॉब्लम भूल के दीदी द बेस्ट। वैसे ही मोदी जी के भी बहुत फ़ैन हैं, डीमोनेटाइजेशन हुआ उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम हुई, फिर भी वो मोदी जी के भक्त हैं कि नहीं जो भी हुआ देश के लिए तो कुछ किया। तो मोदी जी की भी फ़ैन है, दीदी की भी फ़ैन है। अब मोदी फ़ैन और दीदी फ़ैन में क्या डिफरेंस है? दीदी फैन जो है वो समझकर दीदी फैन है, इसलिए मैं दीदी फैन हूँ। मोदी फैन जो है वो ये समझकर मोदी फैन नहीं है कि मैं इसलिए मोदी फैन हूँ। अगर आप एक दीदी फैन को 2-3 क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे तो वो अपना जवाब आपको समझा पाएगा, इसलिए मैं दीदी फैन हूँ। लेकिन एक मोदी फैन को 2 लाइन राम मंदिर, 370 हिंदू मुसलमान, ये 4 वर्ड बंद करके आप बोल दीजिए भाई आप बताओ तो मोदी फैन क्यों है, वो आपको आगे नहीं बता पाएगा। डिफरेंस सबसे बेसिक यहाँ पर है। दूसरा जो डिफरेंस है, मोदी जी ने आम इंसान को कुछ दिया नहीं, उनके जिंदगी को और बदतर बना दिया, लेकिन दीदी ने हर इंसान को दिया। अब प्रॉब्लम आप जो बोल रहे थे ना, कुछ कुछ जगह पर लोग का गुस्सा है, वो किधर पे है? दिया, लेकिन करप्शन की वजह से उनसे बहुत कटा भी, कट मनी। वो बात नहीं है। देखिए मान लीजिए हर जगह पर हमारा माँ जब चावल भी जो पानी से धोते हैं ना, उसमें भी 1-2 काकड़ मिलते हैं, तो वो तो एक हर पार्टी में भी होता है। लेकिन मान लीजिए दीदी ने एक साइकिल दिया स्कूल में, दीदी ने एक कन्याश्री का प्रोजेक्ट दिया, दीदी ने स्कूल में जूता दिया, मोजे दिए, बैग दिए, सब दिए। मान लीजिए एक साइकिल एक लड़की को मिला, उसने देखा कि वो उसका 2 जो स्पोक्स है साइकिल का वो खुला हुआ है, वो लगा हुआ नहीं है ठीक से, वो उनको आपको बताएगा देखिए मैं तो सरकार से उतना खुश नहीं हूँ, मुझको जो साइकिल दिया उसका कोई 2 स्पोक ठीक नहीं है, मेरा 50 रुपया खर्चा हुआ ठीक करने के लिए, लेकिन मैं वोट दीदी को दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई ना लेफ्ट ना मोदी जी मुझको साइकिल ही नहीं दिए थे। डिफरेंस यहाँ पर है। लेकिन ये करप्शन का प्रॉब्लम पूरा है, ये सिर्फ 2-3 लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, ये सब बोलते हैं कि ये बहुत हमें इशू है टीएमसी के लीडर्स से कि हमसे पैसे लिए गए, और ऐसा नहीं हो सकता कि दीदी को पता नहीं था, आज सबको पता होता है। नहीं, उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने मुंह मोड़ लिया, और जब 2019 में हारी तो उन्होंने सोचा चलो अब ये तो प्रॉब्लम है। मैं यही फंडा आपको बता, हारी या मतलब बीजेपी का राइज हुआ। नहीं, ये 2 फंडा आपको, पहले तो बात है हमको बीजेपी से फिर भी 4 सीट ज़्यादा है, फिर हम तो जीते हारे नहीं, 4% वोट भी ज़्यादा है, ठीक है। तो 2 बात जो है इसमें, पहली बात जो है आपने 2 बात बताया करप्शन ग्राउंड लेवल पे, मैंने एक बार बताया एक पार्टी सबसे बड़ा बंगाल का पार्टी है, इसमें 2-3 लोग ऐसा भी होता है, अरे बीजेपी में तो हर चीफ मिनिस्टर पैसा देकर एमएलए खरीदता है, लेकिन फिर भी अरे बाप रे फकीर का पार्टी है, ऐसा बोलते हैं लोग का मतलब चड्डी लोग बोलते हैं। दूसरी बात जो है आप बंगाल के बारे में बोल रहे हो, दीदी को पता था, ये तो नहीं हो सकता दीदी ने मुंह मोड़ लिया। अरे भाई अकेली औरत एक पार्टी चला रहा है, अकेली नहीं, सरकार चला रहा है, वो तो दीदी काफी अकेली, इतना अबला आप मत कराओ। एब्सोल्युटली, देखिए पहले तो पार्टी वाटी का एक, पहले दीदी ही पार्टी चलाता था, अब उनको सरकार नहीं देखना पड़ता था, अब सरकार और पार्टी भी देखती है। अभी ग्राउंड लेवल पर कुछ लोग, मान लीजिए मैं ग्राउंड लेवल पर हूँ, एक जिले का हूँ, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ ग्राउंड लेवल पर, दीदी तक ये बात नहीं पहुंच रहा, तो दीदी ने क्या किया, प्रशांत किशोर को लाने के बाद प्रशांत किशोर ने ग्राउंड लेवल पर सर्वे किया, लोगों से जाकर पूछा भाई ये लीडर कैसा है। जब प्रशांत किशोर ने पाया कि ये लीडर के खिलाफ ये एलिगेशन है, तो प्रशांत किशोर ने दीदी को दिया, दीदी ने बोला उसको हटाओ, उसको टिकट नहीं मिलेगा। जब उसके कान में चला गया उसको टिकट नहीं मिलेगा, वो क्या हो गया, बक्सा पेटरा सब पैकिंग करके बीजेपी में चला गया। तो दीदी ने घर के कोने कोने में कार्बोलिक एसिड दिया है, कार्बोलिक एसिड होता है ना, घर में सांप नहीं आते, मकड़ी नहीं आते, तो दीदी ने कार्बोलिक एसिड डाला, तब मकड़ी। लेकिन एक झटका लगने के बाद, अगर झटका नहीं लगता तो ऐसे चलता रहता। अगर बंगाल के सारे लोगों को कटमनी देना पड़ता तो 43% वोट किसने दिया भाई टीएमसी को? आप मुझको बताइए, 2014 साल में टीएमसी को 34 सीट मिला था बंगाल में, 34 वोट शेयर कितना था, 39। अभी टीएमसी को 22 सीट मिला है, सीट 34 से 22 हो गया, बहुत घटा, लेकिन वोट शेयर 39 से आप होकर 43 हुआ है। टीएमसी का वोट शेयर 4% बढ़ा, और वोट शेयर किसका बढ़ता है, जिसको लेकर जनता खुश है उसका वोट शेयर बढ़ता है। आज तक बंगाल में एक भी इलेक्शन नहीं हुआ जिस इलेक्शन में वही सेम इलेक्शंस के मुकाबले टीएमसी का वोट घटा है, तो हम तो नहीं बोल सकते भाई हमारा पॉपुलैरिटी गिरा है। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस, उसके बाद एक रैपिड फायर में करूँगी जल्दी। अच्छा, आप कॉमेडी देखते हो? वरुण ग्रोवर को जानते हो? ही इज अ कॉमिक एंड इज ऑल्सो लिरिसिस्ट बॉलीवुड। हाँ, मैंने शायद ऐसा देखा फेंका है। तो उनका एक स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं वो, तो उसमें उन्होंने बोला कि ये मोदी ममता जो है वो मोदी इन साड़ी हैं,
इतनी वो अथॉरिटेरियन है, और काफ़ी लोग यहाँ बोलते हैं कि ममता मोदी बंगाल की मोदी है, वेरी अथॉरिटेरियन। मीडिया उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर उनसे सवाल पूछे चाहती हैं सारा मीडिया उनसे उनकी चापलूसी करे, और किसी की सुनती नहीं है, और उनका मजाक उड़ाए तो जेल भी भेज देती हैं, जैसे जादवपुर में हुआ था। What do you have to say to this? You don't think she is also a bit authoritarian? पहली तो अब ये मत बोलना अकेली औरत हैं और ये नहीं नहीं नहीं, आप तो 30 सेकंड में सवाल में बहुत बड़ा इतिहास बोल दिए। पहली तो बात है जिसने बोला था, जैसे आपको मान लीजिए यहाँ का लेफ्ट के पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं था, तो जिन्होंने बोला है वो भी सुनकर बोल रहे हैं कि भाई पक्षी तुम्हारा कान लेके चला गया, वो पक्षी के पीछे दौड़ रहा है। अरे भाई कान में हाथ डालकर पहले देखो है या नहीं, पक्षी के पीछे मत छूटो दौड़ो ना। तो ऐसा हाल है, क्योंकि बंगाल के बारे में पोर्ट्रे ऐसे किया जाता है। आपने बताया कि वो चाहते हैं कि मीडिया उनका चापलूसी करे। बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां पे जिस स्टेट में हर मीडिया स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा क्रिटिक है। बंगाल में 2016 में ना हम न्यूज़पेपर्स तो नहीं है, न्यूज़पेपर्स तो बहुत पॉजिटिव है। अभी सारी इलेक्शन की कवरेज में ममता ही ममता चल रही है। नहीं, ममता जी का फोटो होने का मतलब ये नहीं कि वो पॉजिटिव है। फोटो देकर कोई गाली भी दे सकता है, देखो मैं इसको गाली दे रहा हूँ, उसका फोटो गाली नहीं दे रहे, न्यूज़पेपर्स वाले नहीं दे रहे। देखिए वो बंगाल में ज़्यादातर 90% न्यूज़ चैनल और 90% न्यूज़पेपर दीदी के खिलाफ में बोलती है। 2016 में हमने कोई पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ा था, हमने मीडिया के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। आपको पता होगा, अगर आपने यहाँ का दोस्त जर्नलिस्ट दोस्त से पूछे तो वो बोलेगा। दूसरी बात आपने बताया कि कोई नहीं चाहते कि वो सवाल पूछे। अरे भाई, ममता बनर्जी ने अर्नब गोस्वामी को भी इंटरव्यू दिया है, ममता बनर्जी ने और बहुत सारे जो पहचाने हुए जर्नलिस्ट है, राजदीप सरदेसाई से लेकर सबको इंटरव्यू दिया है। आप मुझको बता दीजिए, वीर चौधरी को देंगी? तो वो पूछेंगे तो दीदी, अर्नब गोस्वामी को दे दिया तो सुधीर चौधरी तो उनका भाई होगा ना, भाई लगता है। एक का चिप है, एक का ड्रग्स है। तो मैंने जो बताया कि आपका ये हंसी बहुत कुछ बतलाता है। मैंने जो बताया कि नरेंद्र मोदी क्या दो एक इंटरव्यू मान लीजिए रवीश कुमार को, एक आपको भी दे सकते हैं? नहीं। तो पहले तो बात ये जो अथॉरिटेरियन की बात हुआ ना कि वही जो चाहता वो सवाल पूछे, ये तो पहले ही कट हो जाता है। दूसरी बात है कि किसी को जेल में डाल दिया मजाक। भाई वो मजाक नहीं था, लोग बोल रहे थे कि कार्टून बनाने के वजह से जेल में डाल दिया था दीदी ने। ये भी एक गलतफहमी है, वो कार्टून नहीं था, एक फोटो मॉर्फ करके बनाया गया था जो आईटी लॉ के अंडर। तो क्या हुआ, आईटी फोटो मॉर्फ करके मजाक उड़ाने में जेल वाली क्या बात है? ये तो हम बहुत करते हैं न्यूसेंस में। उसका बात तो अलग था ना, उस बात में क्या बताए, ऐसा बात था कि भाई एक क्या बताए अटेम्प्ट टू मर्डर। मतलब मैं आपको बताता हूँ, आपको पता होगा कि दिनेश त्रिवेदी रेल मिनिस्टर थे, उनको हटाकर दीदी ने मुकुल रॉय को बना दिया था क्योंकि दिनेश त्रिवेदी ने भाड़ा बढ़ा दिया था। उसके बाद एक कार्टून आया था कि दीदी मुकुल रॉय को बोल रहा है कि क्या मुकुल सोने का किला देख रहे हो? मुकुल जी बोल रहे हैं, उसका ही फोटो लगा कर, उसका कार्टून नहीं है। मुकुल बोला हाँ देख रहा हूँ। तो दिनेश त्रिवेदी ने फिर क्या पूछा, तो दीदी ने बोला उसको वैनिश कर दो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इसके पीछे क्या कुछ है या नहीं है, इसको जानने के लिए पुलिस अरेस्ट कर सकता है। अगर मेरा प्रॉब्लम है कि मेरा लीडर को लेकर कोई बोल रहा है, तो ये तो ममता बनर्जी ने केस दायर नहीं किया ना। अगर मैं केस दायर करता हूँ, मान लीजिए यूपी में अभी हुआ, जोगी के खिलाफ कुछ लिखता है तो पुलिस उठा के लेके चला जाता है। उधर में बंगाल में नहीं होता। आप सोशल मीडिया के में खोलेंगे तो दीदी के खिलाफ इतना गंदा गालियाँ दिया जाता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। उसके घर में वो फिर भी है। पर जादवपुर वाला इंसिडेंट फिर भी जो आप कह रहे हो, ये कार्टून वाला जो ये था, कार्टून तो था ही नहीं। प्रॉब्लम तो वही बात है, जो भी है पिक्चर भी फोटो ही कट करके ये किया पर तो क्या हुआ, मजाक में तो कर सकते हैं। आपको पसंद नहीं आया वो ठीक वो है, बात। लेकिन जेल तो बोला तो दूसरी बात हो गई ना। किस जेल तो दीदी ने नहीं डाला ना, मैंने बोला ये मेरा सेंटीमेंट पे हर्ट होता है। और ऐसे ही तो फिर मोदी वाले भक्त भी करते हैं कि मेरा सेंटिमेंट हर्ट हो गया, तो क्या डिफरेंस? मोदी जी का कार्टून बनाना और मोदी जी का फोटो लगाकर उनका एक बबल बनाना कि वो ये बोल रहे हैं, वो थोड़ा अलग चीज है। और उस बोलने में अगर मजाक में चल सकता है, सटायर में चल सकता है। सटायर में चल सकता है, लेकिन वो तो था सटायर नहीं ना। प्रॉब्लम की बात वही है, क्योंकि ये जो लीक हुआ था, ये एक ईमेल से लीक हुआ था। तभी ये रहता, व्हाट्सएप का बात नहीं था। ये 2011-12 साल का मैटर है, और ये सरकार की तरफ से नहीं हुआ था। ये कुछ मान लीजिए आपने यहाँ पर आके कोई बात बता दिया किसी कम्युनिटी के खिलाफ, उस कम्युनिटी को लगा कि ये मेरा सेंटीमेंट के खिलाफ है, तो उन्होंने एक केस कर दिया। तो ये वही बात है। मैं अग्री नहीं करती हूँ, बट लेट्स मूव ऑन। हाँ आगे। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है चलता है, मतलब अगर जब तक असली में मर्डर नहीं हुआ तो ठीक है। लेकिन अगर एक कार्टून के लिए जेल में डाल देगा, तो अभी फेसबुक आप ओपन कीजिए ना, दीदी को लेकर कितना कार्टून मैं आपको दिखाऊंगा, कितना गंदा भद्दा कार्टून। कोई तो जेल में नहीं गया। एक जादवपुर को लेकर क्यों बात होता है? क्योंकि वो एक लेफ्ट आइडियोलॉजी का इंसान था और वो हर रोज दीदी को गाली करता था, हर रोज दीदी को गाली देता था। तो उसको लेकर मीडिया ने बहुत ज्यादा हाइप किया। क्यों हाइप किया? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हमको
ऑपोजिशन से ज़्यादा लड़ना मीडिया के साथ पड़ा था। जर्नलिस्ट ये कहते हैं लेकिन कि उनको दीदी से डर लगता है, यहाँ पे काफ़ी लोगों को डर लगता है। और मतलब अलग अलग तरीके होते हैं ना, एड्स रोक दो, इंटरव्यू मत दो, तो ये डिफरेंट चीज़ें तो वो भी अपनाती हैं। नहीं, ऐड रोक दो, ऐड के लिए कौन क्या करता है, इसका मतलब एड्स की दुकान पे तो चलता है सारा न्यूज़। नहीं, मुझको ये ऐसा नहीं लगता। बहुत सारे मीडिया दीदी को गाली देता है फिर भी ऐड चलता है उनका। ओके अच्छा, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, क्विक आपको जवाब देना है बिना सोचे समझे। ममता बनर्जी के अलावा एक कोई लीडर जो आपको पॉलिटिक्स में पसंद है? टीएमसी से नहीं और ममता नहीं बोल सकते। टीएमसी से नहीं, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। तो पीएम के लिए एक बताइए, कौन आपको पीएम सही लगेगा ममता के अलावा? तो अगर वो पसंद है तो अगर दीदी को छोड़कर बोलना पड़े तो वही अरविंद केजरीवाल ही पसंद है। अच्छा ओके। क्योंकि उसको मेरा लगता है दीदी की तरह ही कुछ काम करता है। आइडियोलॉजी भी कहीं करीब करीब दीदी की तरह ही है। और एक स्लोगन जो आपको अच्छा लगता हो, आप ऑब्वियसली अपना स्लोगन नहीं बोल सकते, पॉलिटिकल स्लोगन जिसको आपको सुन के लगा वाओ ये काश मैंने सोचा होता। किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का, ये एज़होल कोई भी स्लोगन हो सकता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी का स्लोगन। काश ये मैं सोचता, देखिए ना आपकी बार मोदी सरकार मैं सोच सकता हूँ और ना फिर वे लाल फिराते हाल जो कभी कभी हम आइडियोलॉजी से नहीं है, पर आपको लगता है यार ये बढ़िया स्लोगन दिया है, मतलब जैसे मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर एक अच्छा वो है, एक अच्छी चीज़ है बोलने को, लोगों बहुत लोगों का कैच हुआ है, बहुत लोग आत्मनिर्भर सुन के सोचते हैं हाँ उनके ड्रीम्स जाग जाते फिर हैं। चलिए चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है यू लाइक, लेकिन वो ज़्यादा फिट नहीं हुआ लोगों में। लोगों ने खाया कि नहीं खाया ये बात की बात है, लेकिन चौकीदार चोर ये तो लोग के मुंह में बिठ गया था, फिट नहीं हुआ क्योंकि तभी पाकिस्तान और सर्जिकल स्ट्राइक चौकीदार चोर को सप्रेस कर दिया था। अगर बीजेपी जीत जाती है बंगाल में तो हु वुड यू प्रेफर कि बीजेपी से कौन सीएम आपको लगता है, चलो बीजेपी जीत गई सही नहीं है लेकिन सीएम ठीक है इसको बन सकता है बंगाल का? देखिए मेरा एक कैरेक्टर है, मैं ख्याली पुलाव पकाता ही नहीं, ख्याली पुलाव पकाना मुझे पसंद ही नहीं है। अभी बंगाली में एक बात है, माशिर गोप गजले ताके मेशो बोलवे, यानी मौसी का अगर मुँह छाया तो उसको क्या मेशो के की बोले, मेशो के मौसी के हस्बैंड को क्या बोला जाता है हिंदी में? मौसा। तो मौसी का अगर मुँह चाया तो उसको मौसा बोला जाएगा। ये ऐसा होता नहीं, कब मौसी का मुँह चाहेगा ये तो होता नहीं ना। तो बंगाल में बीजेपी 50 सीट भी क्रॉस करने के लिए बहुत उसको दिक्कत होगा। ठीक है, अभी तो 91 आपके प्रशांत किशोर 80 सीट्स दे रहे हैं, आप 50 पे चले गए। प्रशांत किशोर 80 कब दिया? 80 बोला उन्होंने मेरे ख्याल से, नहीं 80 नहीं बोला उन्होंने, लेस देन 100 बोला है। हाँ लेस देन 100 बोला, तो लेस देन 100 तो 9 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता आई है। थिंक 80 कहीं बोला उन्होंने, नहीं बोला? बोला तो मुझे पता नहीं, किसी शायद आपको इंटरव्यू अच्छा, so you are not telling me एक तो कोई बीजेपी का लीडर होगा ढंग का बंगाल में जो आपको लगता है अच्छा है नहीं, प्रॉब्लम उसी बात का है। बंगाल में बीजेपी का ढंग का लीडर नहीं है, इसीलिए तो अमित शाह को बड़ा बर्तन लेकर दीदी के घर के सामने रोज आना पड़ रहा है, दीदी एक नेता दे, दीदी एक नेता दे बोलना पड़ रहा है, और दीदी का लीडर लेकर वो लोग लीडर। आप बोलिए ना, पहले जो फेस है बीजेपी का, एक भी लीडर बता दीजिए जो अभी सामने आ रहा है और वो बीजेपी का ओरिजिनल लीडर है, ये दिलीप घोष को छोड़कर। मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी सब तो टीएमसी का रिजेक्टेड प्रोडक्ट। दिलीप घोष फिर नहीं, दिलीप घोष के अलावा बीजेपी का ओरिजिनल लीडर दिखता ही नहीं है, और दिलीप घोष सीएम, अगर आपने ये बोल दिया ना तो रात को मुझे नींद नहीं आएगा, है ना। तो ये तो अरे बाप रे, वो बोलता है ना गाय के दूध से सोना निकलता है। बंगाल का लोग दिलीप घोष के बात सुनने से ही हंसता है, किसी से भी आप पूछिए। चीफ मिनिस्टर नहीं है, हाँ वो एक कॉमेडी रिलीफ तो ज़रूर है। Thank you so much for taking out the time Thank you. with us, and see you again sometime on the road, आपका भी and best of luck with your advertising career. आपका भी बंगाल जर्नी बहुत सुखद हो, और आप 3 मई के बाद फिर से आइएगा। हरा गुलाल देखकर बंगाल में खेल होगा, क्योंकि 2 मई को बंगाल में एक दूसरा होली होगा हरा गुलाल से, क्योंकि मेरा स्लोगन का आखिरी लाइन है शोभू जाबिर खेला होगा, इसका मतलब हरे गुलाल से खेल होगा। थैंक यू। Let's see. Thank you.